क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने 17 साल पहले एसआईपी स्टार्ट की होती पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी में तो आपको हर साल कितना डिविडेंड मिलता, कितना बोनस मिलता, आज आपका टोटल कितना रिटर्न हो जाता, कितना एनुअलाइज रिटर्न होता, कितना आप टैक्स पे करते, डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता और बहुत कुछ होगा इस वीडियो में। चलें शुरू करते हैं, एक्सेल शीट में चलते हैं और पीएसओ की केस स्टडी शुरू करते हैं। जी, तो पीएसओ की केस स्टडी शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप जहन में रख लें कि ये जो मैंने प्राइस सिलेक्ट की है ये हर साल की हाईएस्ट प्राइस सिलेक्ट की है। और दूसरे नंबर पे हम एसआईपी सिलेक्ट करेंगे। हर साल हम एसआईपी करेंगे, 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे और 2009 से लेके 2025 तक 17 साल हम एसआईपी करेंगे और फिर हम टोटल रिजल्ट चेक करेंगे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रिजल्ट चेक करेंगे। शुरू करते हैं 2009 से। तो 2009 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 347.7 हाईएस्ट प्राइस होती है 2009 में। शेयर हमें मिलते हैं 288। 2009 में यह कंपनी एक डिविडेंड देती है 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 864 रुपीज़, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2010 में 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे। 324 हाईएस्ट प्राइस होती है, 308 हमें शेयर मिलते हैं। नो डिविडेंड नो बोनस। 2011 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 317.59 हाईएस्ट प्राइस होती है, 315 हमें शेयर मिलते हैं। 2011 में ये कंपनी 3 डिविडेंड देती है, 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 4,500, 2,700 और 1,800, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह 2012 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 270 हाईएस्ट प्राइस होती है, 369 हमें शेयर मिलते हैं। 2012 में ये कंपनी 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 3,800 रुपीज़, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। और 1280 हमें हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं। 2012 में ये कंपनी एक डिविडेंड और देती है और एक बोनस भी देती है, ठीक है जी। तो बोनस के बाद हमारे पास रकम जो शेयर हो जाते हैं वो 1536 हो जाते हैं और डिविडेंड हमारे पास आता है 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 3200 रुपया। इसी तरह 2013 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 373 हाईएस्ट प्राइस है, 268 हमें शेयर मिलते हैं, टोटल शेयर हो जाते हैं 1804। 2013 में दोबारा ये कंपनी एक बोनस देती है और 2 डिविडेंड देती है। तो बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 2164 और डिविडेंड जो है वो मिलता है हमें 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से और फिर मिलता है 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 4,500 और 5,400, जो कि हमें ग्रास डिविडेंड मिलता है बैंक अकाउंट में बगैर टैक्स के। टैक्स की बात हम लास्ट में करेंगे। इसी तरह 2014 में दोबारा इस कंपनी में हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 456 हाईएस्ट प्राइस है, 219 हमें शेयर मिलेंगे। 2014 में भी ये कंपनी एक बोनस देती है और 2 डिविडेंड देती है। बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 2622 और डिविडेंड की मद में हमें रकम मिलती है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से और दूसरा भी मिलता है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 9,500 और 10,488। इसी तरह 2015 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 415 हाईएस्ट प्राइस है, 241 हमें शेयर मिलते हैं, टोटल शेयर हो जाते हैं 2863 और 2015 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 17,000 और 11,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2016 में सॉरी 1 लाख रुपया दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। 436 हाईएस्ट प्राइस है, 229 हमें शेयर मिलेंगे, टोटल शेयर हो जाते हैं 3,092 और 2016 में यह कंपनी 2 डिविडेंड देती है, 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 7.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 15,000 और 23,000। इसी तरह 2017 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 493 हाईएस्ट प्राइस है, 203 शेयर मिलेंगे, टोटल शेयर हो जाते हैं 3295 और 2017 में ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है और एक बोनस देती है। बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 3954 और डिविडेंड हमें मिलता है 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2 डिविडेंड मिलते हैं, जो कि 32,000 और 49,000 की वैल्यू जिनकी होती है, जो कि हम बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। तो आपने देखा कि 2017 तक किस तरह हमने 2009 से लेकर 17 तक
हर साल इस कंपनी ने हमें कितना डिविडेंड दिया, कितना बोनस दिया है। इसी तरह 2018 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 353 हाईएस्ट प्राइस है, 283 शेयर मिलते हैं, टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 4237। 2018 में ये कंपनी हमें दोबारा एक बोनस देती है और 2 डिविडेंड देती है। बोनस के बाद हमारे पास रकम हो जाते जो शेयर हो जाते हैं वो 5084 हो जाते हैं, और डिविडेंड हमें मिलता है 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 42,000 और दूसरी बनती है 21,000 रुपया। इसी तरह 2019 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 251 हाईएस्ट प्राइस होती है और शेयर हमें मिलते हैं 398। 2019 में भी ये कंपनी हमें एक बोनस देती है और 2 डिविडेंड देती है। बोनस जो है उसके बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 6579, और डिविडेंड हमें मिलता है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, दूसरा भी मिलता है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 27,000 रुपया और दूसरी बनती है 27,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह 2020 में दोबारा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 222 हाईएस्ट प्राइस है, 449 शेयर मिलेंगे, और 2020 में ये कंपनी हमें कोई डिविडेंड और कोई बोनस नहीं देती। 2021 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 262 हाईएस्ट प्राइस है, 382 हमें शेयर मिलते हैं, टोटल शेयर हो जाते हैं 7410, और 2021 में ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है, 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और दूसरा मिलता है 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। डिविडेंड की मद में जो रकम बनती है वो 37,001 और 74,000 रुपया एक, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2022 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 199 हाईएस्ट प्राइस होती है, 503 हमें शेयर मिलते हैं। 2022 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 79,000 रुपीज़, जो कि हम बैंक अकाउंट में डिविडेंड की मद में रिसीव करते हैं। इसी तरह 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 218 हाईएस्ट प्राइस है, 459 हमें शेयर मिलते हैं। 2023 में ये कंपनी हमें 7.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 62,000 रुपीज़, जो कि हम बैंक अकाउंट में रिसीव करते हैं। इसी तरह 2024 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 465 हाईएस्ट प्राइस है, 215 हमें शेयर मिलेंगे, टोटल शेयर हमारे पास हो जाएंगे 8,587। 2024 में भी ये कंपनी 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 85,000। इसी तरह 2025 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 494 हाईएस्ट प्राइस है, 202 शेयर मिलेंगे, टोटल शेयर हो जाते हैं 8,799, और 2025 में हमें 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है, जिसकी वैल्यू बनती है 87,000 रुपीज़, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। तो आपने देखा कि 2009 से लेकर 2026 तक अगर हम हर साल एसआईपी करते हैं 1 लाख रुपए की, तो हमें हर साल कितना डिविडेंड देती है ये कंपनी और कितना बोनस देती थी। ठीक है जी, तो यहाँ तक होगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो रिटर्न समरी में चलते हैं और देखते हैं कि 1 जनवरी 2009 से लेकर 26 फरवरी 2026 तक टोटल हमारे पास शेयर बन जाते हैं 8,799। प्राइस इसकी बनती है 372, जो कि 26 फरवरी को बनती है। आप जब वीडियो देख रहे होंगे, जब वीडियो आप तक पहुंचेगी, हो सकता है प्राइस चेंज हो जाए। इसकी प्राइस बनती है जी तकरीबन 32,70,000 रुपया, और टोटल कास्ट हमारी आई है जी 17 लाख रुपए की, क्योंकि हमने हर साल 1 लाख रुपए की एसआईपी की है। तो इन 17 सालों में 17 एसआईपी हुई है। एनालाइज प्रॉफिट हमारे पास आ गया जी तकरीबन 15,70,000 रुपये का, जो कि बनता है 92%। डिविडेंड की मद में हमने रकम ले ली है 7,41,000 रुपये की, जो कि बनती है 43.60%। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया 23 लाख का, जो कि बनता है 135%। एनुअलाइज रिटर्न इसका बनता है 10.10%। ये आम चीज़ है। एनुअलाइज रिटर्न जो है, इसी की बेसिस पे आप सेम सेक्टर में दूसरे शेयर के साथ, या दूसरे सेक्टर में दूसरे शेयर्स के साथ, या दूसरी एसेट क्लास के साथ इस शेयर को कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ तक बात होगी ग्रॉस प्रॉफिट की। यहाँ हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने लिया तकरीबन 7,41,000 रुपये का, टैक्स इस पे कटा तकरीबन जी हमारा 1,11,000 रुपया। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 6,30,000 रुपया। कैपिटल गेन की मद में हमने तकरीबन 15 लाख रुपया लिया, और टैक्स इस पे कटा तकरीबन हमारे पास 2,35,000 रुपया, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 13,34,000 रुपया।
तो टोटल हमारे पास आ गया जी 23 लाख ग्रास में आ गया, 3,46,000 हमने इस पर टैक्स दिया और 19,65,000 हमें तकरीबन जो है वो नेट ग्रास जो है वो मिला। यहाँ आप एक चीज़ जहन में रख लें कि एनसीसीपीएल की फ़ीस, सीडीसी की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स हो तो वो मैंने ऐड नहीं किया, उसकी भी थोड़ी बहुत अमाउंट बनती है। और दूसरे नंबर पे ये जो मैंने टैक्स अज्यूम किया 15%, ये हर साल वेरी करता है, डिपेंड करता है कि एफबीआर की पॉलिसी क्या है। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में ज़ीरो हो जाता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को परचेज किस साल किया है और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी। आगे हम बात करेंगे जी डॉलर में रिटर्न की। तो कॉस्ट हमारी यही है 17 लाख की। तो हर साल अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते थे तो उस साल जो डॉलर की वैल्यू होती थी उसी के अकॉर्डिंगली हमने डॉलर को लिख लिया। और टोटल 17 सालों में जितने भी डॉलर हमारे लगे उसको टोटल जब हमने जमा किया तो वो बनते थे $13,175, जो कि हमने 17 सालों में इन्वेस्ट किए। तो टोटल हमारे पास गेन आ गया जी $8,316 का। प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया 63%। ठीक है, ये कैसे आया जी? जो टोटल गेन जो है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है डॉलर में और डॉलर की प्राइस सेलेक्ट की है 278, जो कि इन दिनों में चल रही है। तो ये आ गया हमारे पास डॉलर में रिटर्न। यहाँ हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो तब हम इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे ताकि हमें परचेजिंग पावर का पता चल सके फ्यूचर में आज के हिसाब से। तो केस स्टडी हमने की है जी पीएसओ की 2009 से लेके 2026 तक, कि हमने हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट किया और हर साल इस कंपनी ने हमें क्या डिविडेंड दिया, क्या बोनस दिया, टोटल हमारे पास कितना डिविडेंड आया, टोटल कितना बोनस आया, टोटल हमारा कितना रिटर्न बना, टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना बना, टैक्स कितना कटा, आफ्टर टैक्स कितनी अमाउंट बनी और डॉलर में हमारा कितना रिटर्न आ गया। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है ये मैंने की है हाईएस्ट प्राइस उस साल की, हर साल की। ठीक है जी। तो अगर आप इस प्राइस को लो करते जाएंगे तो आपका जो टोटल गेन है, जो टोटल रिटर्न है वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 2024 में 465 के बजाय इस शेयर को परचेज कर लेते हैं 400 रुपये में, 300-350 रुपये में, या उस साल जो भी इसकी लोएस्ट प्राइस थी उस पे परचेज कर लेते हैं तो आपका रिटर्न डेफिनेटली हाई आएगा। तो इसी तरह इस केस स्टडी करने का पर्पज़ भी यही था कि हिस्ट्री में हमें पता चल सके कि पीएसओ ने हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना डिविडेंड दिया, कितना बोनस दिया, और अगर हम पिछले 17 सालों में इसमें एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्ट रहते तो आज हमारे पास कितना रिटर्न होता, कितना डिविडेंड हमें मिलता, कितना हमें बोनस मिलता, कितना हमारा टोटल गेन होता, कितना एनुअलाइज रिटर्न होता, ताकि इसी की बेसिस पे हम फ्यूचर में भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप इसकी बाइंग प्राइस को कम करते जाएंगे तो आपका रिटर्न डेफिनेटली बढ़ता जाएगा। तो केस स्टडी करने का पर्पज़ यही था कि हमें पता चल सके कि वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर हम हर साल हाई पे इस शेयर को परचेज करते जाते तो आज हमें एनुअलाइज रिटर्न कितना मिलता। तो फ्यूचर में अगर आप इसमें एसआईपी करेंगे तो आप बाइंग प्राइस को जितना कम करते जाएंगे आपका रिटर्न उतना ही बेहतर होता जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो इसी तरह इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप इसमें जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको प्लान कर सकते हैं। तो पीएसओ में हमने देखा कि किस तरह हमने 2009 से लेकर 26 तक एसआईपी की हर साल वर्स्ट केस सिनेरियो में और टॉप पे शेयर को बाय किया। तो अगर आपकी बाइंग प्राइस जितनी कम होती जाएगी आपका रिटर्न उतना ही बढ़ता जाएगा। तो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।